नमस्ते बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं कीर्ति शर्मा स्वागत करती हूं आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, आज हम हमारे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। तो बच्चों, आपको अगर मालूम है तो हमारे जीवन काल में हम काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं देखते हैं जिसके अंदर नए पदार्थों का निर्माण होता है, या फिर पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाते हैं, या पदार्थ के सभी गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो जो चेंज है, जो परिवर्तन है, वो होता क्या है और कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों, अपने जो परिवर्तन है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते क्या है। तो देखो बच्चों, हम बात करें अगर भौतिक, तो भौतिक का मतलब क्या होता है। भौतिक का मतलब होता है किसी भी चीज का बाह्य स्वरूप। जैसे अगर हम किसी दीवार की बात करें तो हम बता सकते हैं कि उस दीवार का रंग कैसा है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी आकृति कैसी है, उसका आकार कैसा है, ठीक है ना। तो ये बाहर से हमें जो भी दिखती है वो समतल है, तिकोनी है, चौकोर है, जो भी हमें बाहर से दिख रहा है उसके अंदर वो क्या है, वो है उसका भौतिक स्वरूप। तो यदि किसी पदार्थ के भौतिक स्वरूप जैसे उसकी आकार, आकृति, रंग, गंध, इस सब के अंदर परिवर्तन होता है तो ये कौन सा परिवर्तन कहलाता है। तो ये कहलाता है बच्चों अपने भौतिक परिवर्तन। सपोज करो, माना कि हमारे पास ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है। अगर ये अभी इसकी लंबाई कितनी है, जैसे मान लिया कि इसकी लंबाई अभी 5 सेमी है। अगर मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ दूं तो ये आधा आधा हो जाएगा। इसकी लंबाई पहले की तुलना में कम हो गई। माना पहले 5 थी तो 2.5 सेमी हो गई, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन किया है, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों, कि पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन ही भौतिक परिवर्तन है। अब भौतिक गुण कौन कौन से हो गए, जैसे उसकी रंग हो गया, आकार हो गया, आकृति हो गई, गंध हो गई, स्ट्रक्चर हो गई, ये सब क्या है बच्चों, किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण है। और इन पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होना ही क्या है, भौतिक परिवर्तन। आपसे पूछे कैसे, तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें बर्फ की, कि हमने यहाँ पे एक क्या लिया है, हमने एक लिया है ग्लास, ठीक है। इसके अंदर ये है बर्फ के टुकड़े। अगर ये बर्फ के टुकड़े हमारे फ्रीजर के अंदर रखे हुए हैं तो किस अवस्था में होंगे, ये बर्फ के अंदर ही होंगे, ठीक है। यदि हमने इस ग्लास को फ्रीजर से बाहर निकाल के कमरे के तापमान पे रख दिया है तो ये किस में बदल जाएंगे, ये बर्फ के टुकड़े बदल जाएंगे पानी के अंदर, बदल जाएंगे ना। और इस बर्फ को ही अगर हमने कमरे के ताप पे रखा या कमरे में रख दिया तो बन गया पानी। यदि मैं इसी बर्फ को गर्म करूं तो बच्चों क्या होगा कि मैंने इस ग्लास को गैस पे गर्म किया, और गैस पे गर्म करने के कारण क्या होगा, इसके अंदर जो पानी है ना वो भाप बन के उड़ने लग जाएगा। उड़ेगा कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो बर्फ है उसको पहले तापमान कम मिला हुआ था तो इसलिए ठोस अवस्था में थी। इसको कमरे के तापमान पे रखा गया तो ये द्रव अवस्था में बदल गई। इसको और अधिक तापमान दिया गया, हमने गैस पे रख के इसको गर्म किया तो गर्म करने से क्या होगा बच्चों, ये भाप में बदल गई। भाप मतलब क्या है, गैस में बदल गई। तो देखो पहले भी जो बर्फ है, बर्फ का फॉर्मूला होता है बच्चों H2O, मतलब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनी है। पानी है, पानी का फॉर्मूला भी होता है बच्चों H2O, और जो भाप है उसका फॉर्मूला भी बच्चों क्या होता है H2O। तो इसके अंदर क्या क्या है, ये किस किस से मिलके बनी है, वो तो पदार्थ सेम है, वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु है, ठीक है। लेकिन इनकी भौतिक अवस्थाएं देखो, यहाँ बर्फ कैसी है, यहाँ बर्फ है अपने ठोस अवस्था में। ये जब पानी में बदल गई तो कौन सी अवस्था में बदल गई, द्रव अवस्था में। और जब ये पानी भाप में बदल गया तो ये कौन सी अवस्था में बदल गया बच्चों, गैसीय अवस्था में। इसका मतलब इसके भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ है। ये ठोस थी, ये द्रव है, ये गैस है। लेकिन अगर हम इसके आंतरिक स्वरूप की बात करें तो बर्फ का फॉर्मूला भी बच्चों H2O होता है, द्रव का फॉर्मूला भी H2O ही होता है, और जब ये भाप में बदल जाती है तो भी इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O ही होता है। क्या इसके अंदर गुणों में परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ ना। अंदर तो अभी भी दो क्या है, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। बर्फ लो, पानी लो या भाप लो, तीनों के अंदर तीनों का रासायनिक संगठन क्या है, सेम है। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा बच्चों, भौतिक परिवर्तन। अब देखो जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनकी एक विशेषता क्या होती है कि ये अस्थायी होते हैं।
अब दिमाग में बात आती है कि मैम अस्थायी होते हैं, मतलब अस्थायी का मतलब बच्चों ये हुआ कि जो बर्फ है, बर्फ को हमने फ्रीजर से बाहर निकाला, कमरे पे रखा, पानी में बदल गई। अगर इस पानी को भी वापस फ्रीजर में रख दो तो ये पानी क्या वापस बर्फ में बदल जाएगा? क्या ये पानी वापस बर्फ के अंदर बदल सकता है? यस कि नो? यस ना, बदल सकता है ये वापस। ठीक है, तो पानी वापस बर्फ में बदल सकता है, तो ये बर्फ वापस पानी में बदल सकती है कि नहीं? बदल सकती है। ये पानी को हमने गर्म किया, गर्म करने पे क्या बन गई बच्चों? भाप बन गई। यदि मैं इसको ढक दूं तो ये जो भाप बनी है, भाप कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। और जब भी अगर आप खाना वगैरह बनाते हो तो उसको किसी भी थाली से ढकते हैं तो उसके नीचे पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती है ना। वो क्यों हुई? क्योंकि भाप बन के क्या है, ये पानी ऊपर की तरफ उठेगा, लेकिन यहाँ पे ये बंद है। और यदि इसका तापमान वापस कम कर दिया जाए तो वो भाप क्या है, वापस क्या बना लेगी? द्रव अवस्था में आ जाएगी। तो ये पानी द्रव अवस्था में बदल सकता है, और ये द्रव वापस पानी में बदल रही है कि नहीं बदल रही है? बदल रही है ना। इसका मतलब क्या ये स्थायी है कि अगर बर्फ पानी में बदल गई, अब पानी वापस बर्फ में नहीं बदल सकता? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। यही क्या है बच्चों? अस्थायी। बात समझ आई? मतलब ये स्थायी नहीं है, अगर अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन करते हैं तो पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त हो सकती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन है उनके गुण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि भौतिक परिवर्तन हमेशा भौतिक गुणों के अंदर ही होता है। भौतिक गुण क्या क्या हो गए? उसकी अवस्था हो गई, उसकी आकार, आकृति, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होगा तो वो भौतिक परिवर्तन है। पहला पॉइंट क्लियर हमारा। नेक्स्ट बात है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः हमें प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। कैसे? यहाँ देखो, हमने क्या किया, इस बर्फ को निकाला फ्रीजर से, कमरे के ताप पे रखा, ठीक है, तो किससे बदल गई? पानी में। अब इस पानी को वापस हमने फ्रीजर में रखा तो ये वापस किससे बदल गया बच्चों? बर्फ में। तो परिवर्तन का कारण क्या था कि हमने उसको फ्रीज से निकाल के बाहर रख दिया, मतलब तापमान में परिवर्तन किया, पुनः वही तापमान देने पर वापस उसी अवस्था में आ गया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है हमारा? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट बात है, यह परिवर्तन अस्थायी होते हैं, जो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, और इसके अंदर नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता। नए पदार्थ कैसे? कि पहले भी जल का फॉर्मूला क्या था? H2O। अगर ये बर्फ बन गया तो भी इसका फॉर्मूला है H2O, और ये भाप बन गई तो भी इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? H2O। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके नया पदार्थ बन रहा है क्या? पहले भी यही पदार्थ था, अभी भी यही है, बाद में भी यही है। क्लियर? तो ये भौतिक परिवर्तन के कुछ गुण हैं, हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट बात आती है बच्चों रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक, मैम अभी रासायनिक क्या होता है? तो हम वापस एग्जाम्पल पे चलते हैं। दीवार पे हमने दीवार को बाहर से देखा कि हाँ ये जो दीवार है वो सफ़ेद रंग की है, समतल है, लंबी है, इसकी चौड़ाई इतनी है, ठीक है। अब बात आती है रासायनिक। रासायनिक का मतलब है कि वो दीवार किस किस से मिलके बनी है। तो हो सकता है वो दीवार पत्थरों से मिलके बनी हो, या हो सकता है वो ईंटों से मिलके बनी हो, उसमें सीमेंट होगी, पानी होगा, बजरी होगी, ये सब चीज़ें उसके अंदर है। क्या बाहर से देखने पे हमें दिख सकता है कि इसके अंदर क्या क्या है? नहीं ना। तो उसके जो रासायनिक पदार्थ है या उसका जो रासायनिक संगठन है, यदि किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो रहा है तो वो कौन सा परिवर्तन हो गया बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। हमें नाम से समझ आ रहा है ना। भौतिक परिवर्तन का मतलब जो उसके भौतिक स्वरूप में हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन का मतलब जो उसके रासायनिक संगठन में हो रहा है। मैम रासायनिक संगठन में परिवर्तन कैसे होगा? तो देखो बच्चों हम देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है कि पदार्थों के रासायनिक संगठन में रासायनिक गुणों में होने वाला परिवर्तन ही क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और ये परिवर्तन कैसे हैं? स्थायी होते हैं। अब होते कैसे हैं? सपोज करो यहाँ पे मैंने कोयले लिए हैं, ठीक है, इन कोयलों को मैंने जलाया, मतलब इसका दहन किया। तो जब मैं इसको जलाऊंगी तो कोयले के जलाने से क्या होगी बच्चों? गैस उत्पन्न होगी ना। और ये जो कोयले थे ये राख में बदल जाएंगे, ठीक है। तो ये कोयले थे, ये कोयला किस में बदल गया? हमारा राख में बदल गया, और इससे क्या है? गैस मुक्त हो गई, ठीक है। तो कोयले का हमने दहन किया, दहन करने पे क्या हो गया? हमें गैस मिल रही है। क्या इस गैस से वापस कोयला बन सकता है? नहीं बन सकता ना। जो गैस मिल गई हमें, जो ऊर्जा मिल गई हमें, उससे हम वापस कोयला बना सकते हैं क्या? वैसे कि वैसे नहीं बना सकते, नया पदार्थ बना। तो जो कोयले का दहन है, कोयले का दहन का मतलब है कि कार्बन की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है बच्चों? ऑक्सीजन के साथ हो रही है। दहन, जब भी दहन होता है इसका मतलब उसकी अभिक्रिया किसके साथ हो रही है? ऑक्सीजन के साथ,
ठीक है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, CO2 गैस बन जाएगी। तो यहाँ पे जो ये गैस बन रही है ये कौन सी गैस है बच्चों, CO2 गैस है। तो यहाँ देखो यहाँ पदार्थ क्या क्या है, एक पदार्थ तो है हमारा कार्बन, मतलब हमारा कोयला जिसको हम जला रहे हैं। दूसरा पदार्थ है जलाने के लिए हमें हमेशा ऑक्सीजन गैस चाहिए, तो दूसरा पदार्थ क्या है, ऑक्सीजन। इन दोनों की क्रिया करने के कारण क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। CO2 क्या पहले था, नहीं, पहले कार्बन था, ऑक्सीजन गैस थी, लेकिन CO2 नहीं थी, CO2 गैस नहीं थी। इन दोनों की अभिक्रिया होने के कारण क्या हो रहा है, CO2 गैस का निर्माण हो रहा है। अब क्या CO2 गैस से, इस गैस से वापस हमें कोयला मिल सकता है या ऑक्सीजन मिल सकती है, नहीं मिल सकती, इसलिए ये क्या है, स्थायी है। अब मतलब ये CO2 में बदल गया, ये कोयला राख में बदल गया, तो ये राख ही रहेगी। हम राख से क्या वापस कोयला बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या है कि ऐसे परिवर्तन जिनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो, रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो, जो परिवर्तन स्थायी हो, वो कैसे परिवर्तन कहलाएंगे बच्चों, अपने रासायनिक परिवर्तन। अब हम इनके गुणों की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों व संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होता है। भिन्न का मतलब अलग होता है। बात समझ में आई, अलग कैसे होगा, पहले कार्बन था हमारे पास, ऑक्सीजन था, अब हमारे पास CO2 गैस है। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट बात है हमारा कि सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। बच्चों नहीं किया जा सकता। जब हमने कोयले को जलाया, कोयले को जलाने पे हमें गैस मिल गई और वो कोयला राख में बदल गया, ठीक है ना, हम आम भाषा में बात कर रहे हैं। तो क्या उस राख से क्या हम वापस कोयला बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो इसका मतलब क्या पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा। अब जब पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं हो रहा तो ऐसा परिवर्तन बच्चों स्थायी होगा कि अस्थायी, स्थायी होगा मैम। क्लियर है। और इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है इसके अंदर हमेशा नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है ना। तो ये चारों के चारों पॉइंट हमारे क्लियर। आगे हम बात करते हैं बच्चों कि जो परिवर्तन होते हैं, इस रासायनिक परिवर्तन के कारण ही क्या मिलता है, हमें कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त होती है। अब दिमाग में आएगा कि मैम ये रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण क्या है। तो देखो बच्चों, ये जो भी अभिक्रिया हुई, अभी क्या अभिक्रिया हुई, हमने देखा कि यहाँ कार्बन था, ठीक है, मतलब ये कोयला था, इसका हमने दहन करवाया और हमें CO2 गैस मिली, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना कि ये है कार्बन, कार्बन की अभिक्रिया किसके साथ हुई, ऑक्सीजन के साथ, और उसके बाद हमें क्या मिली, उसके बाद हमें मिली CO2 गैस, ठीक है। तो जो तत्व हैं, जो पदार्थ है, उनको प्रतीकों के रूप में लिखना ही बच्चों रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को उसके अणुसूत्र और प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है, इससे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। मैं अभी बोलूं कि हमने कोयले का दहन करवाया और हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि हमने कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई और हमें क्या मिला, हमें मिली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसे इतना बड़ा लिख सकते हैं ना। तो इसको हम अगर प्रतीकों के रूप में लिख दे, कार्बन का प्रतीक होता है बच्चों C, ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O2, और ये है तीर का निशान, मतलब यहाँ कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है और उससे क्या बन रहा है, उससे बन रहा है CO2। तो हमने देखो इतनी बड़ी डेफिनेशन को एक छोटे रूप में लिखा, एक समीकरण में लिखा, इसे ही कहेंगे हम बच्चों रासायनिक समीकरण। मतलब कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को यदि हम उसके प्रतीकों के रूप में और अणुसूत्रों के रूप में व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं, अपना रासायनिक समीकरण। अब जो रासायनिक समीकरण है, इसको लिखने के चरण क्या क्या है कि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किस तरीके से रासायनिक समीकरण में लिखते हैं। तो बच्चों पहले हम ये कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बनाना सीखेंगे। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सबसे पहले क्रिया कारक को लिखते हैं और उसके बाद तीर का निशान लगाते हैं और फिर लिखते हैं हम उत्पादों को। कैसे, हमने अभी लिखा कि हमने एक ही एग्जाम्पल से सीख रहे हैं बच्चों हम सब। हमने अभी लिखा कि यहाँ पे कार्बन था, ठीक है, इसकी अभिक्रिया करवाई ऑक्सीजन से और क्या बन गया, CO2 बन गया,
ठीक है। तो ये रासायनिक समीकरण लिखा था, तो ये कैसे लिखा, तो देखो बच्चों ये हमें पता है कि जब भी हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो तीर का निशान लगाते हैं। तीर के निशान के बाईं तरफ जो पदार्थ होते हैं उनको हम कहते हैं बच्चों अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक, या कुछ लोग इसको क्रियाकारक भी बोलते हैं, क्रियाकारक। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ ही क्या कहलाते हैं? अभिकारक या क्रियाकारक। और इनके बीच में कोई भी अभिक्रिया होने के कारण जो भी पदार्थ बनता है बच्चों, उस पदार्थ को कहते हैं हम उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। जो उत्पाद है वो हमेशा तीर के निशान के दाईं ओर आएगा, और जो अभिकारक है वो हमेशा तीर के निशान के क्या आएंगे? बाईं ओर आएंगे। सबसे पहले हम अभिकारकों को लिखेंगे, अभिकारकों को लिखने के बाद तीर का निशान लगाएंगे, तीर का निशान लगाने के बाद हम क्या लिखते हैं बच्चों? उत्पाद लिखते हैं। तो पहला रूल क्लियर। आगे है कि क्रियाकारक और उत्पादों की संख्या एक से अधिक होने पर उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। इधर देखो यहाँ क्या है? यहाँ दो अभिकारक है। पहला अभिकारक तो क्या है? कार्बन, ठीक है। और दूसरा अभिकारक हमारा क्या है? दूसरा अभिकारक है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। अब दो अभिकारक हैं, तो दो अभिकारकों को हम एक साथ कैसे लिखेंगे? दोनों अभिकारकों को हम एक साथ प्लस का निशान लगा के लिखते हैं। अगर एक ही अभिकारक होता तो क्या जरूरत है प्लस का निशान लगाने की? नहीं। यहाँ देखो यहाँ एक ही उत्पाद है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। सपोज करो यहाँ पे कुछ और भी बनता, जैसे मान लो यहाँ कोई एक्स नामक पदार्थ बन गया, तो फिर हम उत्पाद दो हो गए ना, तो दोनों को लिखने के लिए बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। क्लियर है? तो दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही उसका क्षय होता है, और अभिकारक और उत्पादों की संख्या जो है वो दोनों तरफ तीर के निशान के पहले और बाद समान होती है। इधर देखो यहाँ जो रिएक्शन है हमारी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ये कार्बन था, ये ऑक्सीजन थी, और इससे बन गया हमारा CO2। इधर देखो बच्चों यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ बन रहा है CO2, मतलब यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, और दो ऑक्सीजन है। ऐसा ही है ना? तो यहाँ जितने कार्बन जितने ऑक्सीजन हैं उतने ही कार्बन उतने ही ऑक्सीजन तीर के निशान के पहले होने चाहिए। यहाँ देखो यहाँ एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये संतुलित है। कि मैम हमें अभी भी समझ में नहीं आया, तो मेरी बात सुनो। हमें चाय बनानी है 2 कप, ठीक है, या मान लो हमें 4 कप चाय बनानी है, तो 4 कप चाय बनाने के लिए आप क्या करोगे? या तो आप 2 कप दूध लोगे और 2 कप पानी लोगे, या आप 3 कप दूध 1 कप पानी, या 1 कप दूध 3 कप पानी लोगे, तो ही तो 4 कप चाय बनेगी ना। आपको 4 कप चाय बनानी है और आप 10 कप तो दूध ले रहे हो, 5 कप पानी ले रहे हो, तो क्या सिर्फ 4 कप चाय बन जाएगी? या आपको 4 कप चाय बनानी है और आप 1 कप तो क्या ले रहे हो? पानी ले रहे हो, और आधा कप दूध ले रहे हो, तो क्या 4 कप चाय बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। मतलब हमें जितनी चाय बनानी है तो चाय बन गई ना, वो तो हो गया उत्पाद। अब चाय बनाने के लिए हम यहाँ दूध ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, उसमें जो भी चीज़ें डाल रहे हैं वो क्या हो गए? वो हो गए बच्चों अपने अभिकारक। और ये चाय बनाने की पूरी अभिक्रिया होने के बाद जब चाय हम छान लेते हैं ना, वो हो गया अपना उत्पाद। तो बात समझ में आई? तो हमें जितना उत्पाद बनाना है हम उतने ही तो अभिकारक लेंगे ना। तो तीर का निशान क्या बता रहा है? तीर का निशान बता रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई अभिक्रिया हो रही है। तीर के निशान के इधर है उत्पाद और इधर है अभिकारक, तो हम जितने अभिकारक ले रहे हैं उतने ही तो उत्पाद बनेंगे, या हमें जितने उत्पाद बनाने हैं उतने ही तो अभिकारक लेंगे। ठीक है, तो यही बोलना चाह रहा है कि तीर के निशान के इधर जितना द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान इधर होना चाहिए, या जितना परमाणुओं की संख्या अणुओं की संख्या इधर है उतने ही परमाणु और अणु उत्पादों के अंदर होने चाहिए। ये हमेशा बैलेंस रहने चाहिए, ये नहीं है कि इधर कम हो रहे हैं उधर ज्यादा हो रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तीसरा पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट बात आती है कि रासायनिक संयोजन के मूलभूत नियम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या
कि रासायनिक अभिक्रिया में जितने द्रव्यमान अभिकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का होता है। मतलब संपूर्ण अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि क्रियाकारक और उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक तत्व की कुल परमाणु संख्या समान होती है, अतः लिखे हुए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। अब आगे हम बात करते हैं कि दोनों ओर के अणुओं की संख्या को बढ़ा या घटाकर समीकरण को संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि के द्वारा संतुलित करते हैं। किसके द्वारा? अनुमान विधि के द्वारा। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? अणुओं में से ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर दूसरे परमाणुओं को संतुलित करते हैं। इधर देखो, हमने अभी 2-3 नियम और पढ़े, उनको हम समझते हैं। यहाँ मैंने एक अभिक्रिया लिखी, ये वाली अभिक्रिया C3H8 + O2। इसके बीच अभिक्रिया करने के कारण क्या बन गया हमारा? CO2 + H2O। ठीक है, अब सबसे पहले हमने देखो कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी? C + O2, मतलब कार्बन का दहन, तो हमारा बन गया था CO2। इसके अंदर हमने देखा कि उत्पादों के अंदर कार्बन की संख्या 1 है, ठीक है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 है। और अभिकारकों के अंदर हमने देखा, अभिकारकों में कार्बन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो दोनों तरफ बैलेंस है, संतुलित अवस्था में है, तो ये तो अभिक्रिया होगी संतुलित। ठीक है, अब यदि हम इधर बात करें तो इधर देखो क्या क्या है अभिकारक। अभिकारक किससे कहेंगे? जो सबसे पहले लिखे गए हैं। ठीक है, अभिकारकों में हमारे पास एक तो है कार्बन, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। इधर देखो, इधर कितने कार्बन है? इधर बच्चों 3 कार्बन है। कितने कार्बन? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? इधर 8। हाइड्रोजन कितने हैं अपने? 8। और अपने पास ऑक्सीजन कितने हैं? इधर 2। ठीक है, अब हम बात करें बच्चों उत्पादों की। ये रहे उत्पाद। तो उत्पादों के अंदर देखो, एक तो कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, वही सब चीजें हैं। ठीक है, तो कार्बन कितने हैं? यहाँ देखो कार्बन, ये रहा। कितना कार्बन? यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, CO2, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 है, तो कार्बन कितना हो गया? 1। ठीक है, बात करें हम ऑक्सीजन की, तो देखो बच्चों 2 ऑक्सीजन तो ये रही, और यहाँ कुछ नहीं लिख रहा है, इसका मतलब 1 है, तो 2 ये रही और 1 ये रही। टोटल उत्पादों में कितनी ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितनी है? यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन है। तो अब इधर देखो, इधर कार्बन 3 है, उधर 1 है, इधर हाइड्रोजन 8 है, उधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, उधर ऑक्सीजन 3 है। क्या किया जाए? अब दोनों संतुलित है क्या? हमने तो पढ़ा था कि जितना इधर द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान उधर होगा, लेकिन मैम यहाँ तो दोनों साइड अलग अलग है। अब हम क्या करें? तो अब हम आगे के नियम पढ़ेंगे। देखो आगे हमने क्या पढ़ा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम अणुओं में से ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर दूसरे परमाणुओं को संतुलित करते हैं। ठीक है, तो इधर देखते हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दिया। ये लो जी, हाइड्रोजन ये रही, ऑक्सीजन ये रही, और इधर हाइड्रोजन ये रही और ऑक्सीजन ये रही। तो क्या बच गया? इधर बच गया कार्बन और इधर भी बच गया कार्बन। ठीक है, इधर कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है, और उधर कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। मतलब इन्होंने 3 कार्बन तो काम में लिए हैं। ठीक है, तो हम 3 को तो 1 नहीं बना सकते ना कि लो मैम मैंने इसको मिटा दिया और यहाँ पे 1 लिख दिया। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले ये हमने बॉक्स क्यों बनाया है? ये बॉक्स बच्चा हमने इसलिए बनाया है कि हम इसके अंदर जाके इसको मिटा के चेंज नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? जितना यहाँ पे दिया गया है वो तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? हमने बॉक्स तो बना दिया, ये लो यहाँ पे भी बना दिया, इसके अंदर हम नहीं घुस सकते। अब क्या किया जाए? अब इसके बाद देखो रूल क्या कहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दो और बाकियों को संतुलित करो। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ दी। अब इधर देखो 3 कार्बन है और उधर 1 है। अब मैं इसके अंदर तो जा नहीं सकती कि मैं 3 को 1 बना दूं, और ना ही मैं इसके अंदर जा सकती हूँ कि मैं 1 को 3 लिख दूं। तो क्या करेंगे? तो बच्चों हमने जो बॉक्स बनाए हैं ना, हम उस बॉक्स के पहले, जैसे वहाँ लिखा हुआ है CO2, तो इस बॉक्स के पहले हम कुछ ना कुछ ऐसी संख्या लिखेंगे जिसके कारण इधर और उधर दोनों तरफ कार्बन संतुलित हो जाए। तो हाँ, यहाँ देखो यहाँ 1 है। अब मैं 1 को किससे गुणा करूं कि 3 आ जाए?
तो 1 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगी, 1 को 3 से गुणा करूंगी तो 3 आ जाएंगे ना। तो मैंने इस बॉक्स के बाहर लिख दिया 3। अब इस 3 लिखने का मतलब क्या है? इस 3 लिखने का मतलब है कि ये बॉक्स 3 बार है। 3 बार मतलब ये है CO2, CO2 और CO2, 3 बार है। तो इसका मतलब इसके अंदर अब कार्बन कितने हो गए? इसके अंदर कार्बन तो हो गए 3, ठीक है। और ऑक्सीजन कितनी होगी? ऑक्सीजन होगी बच्चों, इसको गुणा कर दो इससे, 3 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो इधर गिनोगे तो 2 तो क्या है? तो भी 6 आ रहा है, 2 2 4 और 2 6, ठीक है। इन तीनों को जोड़ने पे भी 6 आ रहा है, तो अपन डायरेक्ट गुणा कर लेंगे तो 3 दूनी 6। इसका मतलब अब इधर पहले ऑक्सीजन 3 थी, अब कितनी हो गई? 6। तो ये हो गई, मैंने यहाँ 3 लिखा था ना, तो 3 दूनी 6, तो ये हो गई। और एक वो रही इधर ऑक्सीजन, अब हो गई बच्चों 7। बात समझ में आई? अब इधर भी कार्बन संतुलित हो गया, इधर कार्बन अब हो गया कितना? 3। कार्बन तो संतुलित हो गए, लेकिन इधर देखो, इधर ऑक्सीजन 2 ही है और इधर होगी 7। अब क्या किया जाए? अब देखो कि कार्बन की संख्या को संतुलित किया गया, अब हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करते हैं, है ना। तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 8 है, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। तो हाइड्रोजन 8 है, तो हम इस बॉक्स के अंदर तो जा ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे? हम इधर जाएंगे। इधर कहाँ पे? यहाँ पे, इस बॉक्स के पहले। तो ये देखो, ये H2O है, H2O है किसके अंदर बंद? बॉक्स के अंदर बंद। हम सिर्फ इसके पहले कोई ना कोई संख्या लिख सकते हैं। तो अपने को हाइड्रोजन कितने चाहिए बच्चों? 8 है, कितने? 2। तो मैं 2 को किस संख्या से गुणा करूंगी? 8 आ जाए। तो मैं अगर 2 को 4 से गुणा करूंगी तो 8 आएंगे कि नहीं आएंगे ना। तो यहाँ मैंने लिख दिया बच्चों 4। अब इधर देखो, मैंने यहाँ 4 लिखा, इसका मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन कितनी हो गई? अब इसके अंदर हाइड्रोजन कितनी हो गई? अब 4 दूनी 8, बोला था ना गुणा कर लेना। और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन कितनी आ जाएगी बच्चों? 4। अब इधर देखो, इसमें हाइड्रोजन हो गई 8 और ऑक्सीजन हो गई 4। ये हाइड्रोजन तो संतुलित हो गई, यहाँ पे 8, इधर भी 8 और इधर भी 8, ठीक है। अब इधर देखो ऑक्सीजन कितनी होगी बच्चों? यहाँ मैंने लिख दिया, ये लो 4। अब यहाँ देखो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, तो ये रही, ठीक है, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4 ऑक्सीजन, ये रही। टोटल 10 ऑक्सीजन हो गई बच्चों। उत्पादों के अंदर ऑक्सीजन अब कितनी हो गई? अब हो गई 10। और इधर कितनी है? इधर है 2। मैम अब इधर तो ऑक्सीजन 2 है, उधर 10 है। अब क्या किया जाए? तो इधर कम है ना, अब हम इसको संतुलित करेंगे। तो देखो ऑक्सीजन कहाँ है? ये रही O2, मैंने इसको अलग से लिख लिया, ये रही O2। अब सिर्फ हम इसके पहले संख्या लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ है O2, मतलब ऑक्सीजन है 2। तो मैं 2 को ऐसी कौन सी संख्या है जिससे गुणा करूँ और 10 आ जाए? तो बच्चों यदि मैं 2 को 5 से गुणा करूँगी तो 10 आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना, कि हाँ मैम आएंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया 5, ये लो मैंने यहाँ लिख दिया 5, ठीक है। तो यहाँ कितनी ऑक्सीजन होगी? इधर होगी बच्चों अब ऑक्सीजन अपने 10। तो अब इधर देखो, इधर कितने हाइड्रोजन है? अब 8। इधर कितने हाइड्रोजन है? 8, संतुलित है। इधर कितने कार्बन है? 3। इधर कितने कार्बन है? 3, संतुलित है। इधर कितने ऑक्सीजन है? 10। और इधर भी कितने ऑक्सीजन है बच्चों? 10। क्या अब ये संतुलित है? जितने इधर थे क्या उतने ही उधर है? तो देखो क्या हो गया, C3H8 प्लस O2, इनकी अभिक्रिया हुई तो क्या बना? CO2 प्लस H2O। ये संतुलित नहीं था, नहीं था ना। इधर 3 कार्बन है, उधर 1 ही है। हमने इसको ये सारी नियम लगा के संतुलित किया, तो अभिक्रिया के अंदर क्या बना? ये बना 5O2 और इधर बना 3CO2 और 4H2O। अब इधर देखोगे तो इधर जितने कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इधर है उतने ही उत्पादों में है। अब जाके ये अभिक्रिया संतुलित हुई है। बात समझ आई कि हमें जितना उत्पाद चाहिए, जितना उत्पाद बनाना है उतनी तो अभिकारक लेंगे। मतलब हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम अपनाएंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम अपनाएंगे तो हमें ये सारे के सारे नियम लगा के किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं बच्चों, ये सारे नियम तो हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट नियम है कि समीकरण को संतुलित करने के पश्चात अभिकारक व उत्पादों की भौतिक अवस्था को बताने के लिए उनके साथ ही कोष्टक के अंदर
ठोस के लिए तो हम S लिखेंगे, द्रव के लिए हम L लिखेंगे और गैस के लिए हम G लिखेंगे। S मतलब सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस, L मतलब लिक्विड, लिक्विड का मतलब द्रव्य अवस्था और G मतलब गैस, तो गैस मीन्स गैसीय अवस्था। तो इधर देखो हमने एक रिएक्शन लिखी थी, छोटी सी रिएक्शन देख रहे हैं, छोटी सी अभिक्रिया C+O2 इक्वल टू CO2, मतलब हमने कार्बन कोयले का दहन किया था। तो कोयला कैसी अवस्था में होता है, क्या लिक्विड है, क्या कोयला गैस है, नहीं ना, कोयला ठोस है। तो हमने यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में पास में S, ठीक है। यहाँ है काम में हमने ली ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन क्या है, गैस की अवस्था में है, तो हमने यहाँ लिख दिया बीच में लास्ट में कोष्टक में G। अब आगे ये इन दोनों की अभिक्रिया से क्या बना, CO2 बना, तो CO2 को हमने ब्रैकेट में क्या लिख दिया बच्चों, G, क्योंकि CO2 भी गैस है। तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, संतुलित करके लिखेंगे और कोष्टक के अंदर क्या लिखेंगे, अंत में उस पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। क्लियर है। अब जब अभिकारक व उत्पाद ना तो ठोस में हो, ना द्रव में हो और ना ही गैस में हो, वो कैसी अवस्था में हो, वो जलीय अवस्था में हो, तब हम क्या करेंगे, तो तब बच्चों हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे AQ। AQ का मतलब होता है बच्चों एक्वा, क्या होता है, एक्वा। तो इधर लिखो हमने ये एक रिएक्शन लिखी है CaO प्लस H2O, इससे बन गया CaOH का होल प्राइस। मतलब अगर हम चूना को, जो हमारा आम भाषा में बोलेंगे, हमने चूना है, चूने को पानी में मिक्स कर लिया, तो चूना तो क्या है, सॉलिड अवस्था में, ठोस में, तो हमने लिख दिया S। पानी क्या है, लिक्विड अवस्था में, तो हमने लिख दिया L। अब जब वो चूने का पानी बन गया दुधिया रंग का, उसको क्या लिखेंगे हम, वो जलीय विलयन हो गया ना चूने का, तो हमने उसको लिखा ब्रैकेट में AQ। मतलब ये कैसी अवस्था में है, ये जलीय विलयन वाली अवस्था में है। क्लियर। आगे है कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो तो दोनों दिशाओं में होने पर तीर का निशान इस प्रकार लगाते हैं। अब ये उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे। शॉर्ट में हम समझते हैं उत्क्रमणीय का मतलब कि जैसे कोई पदार्थ है A प्लस B, इससे मिलके तीसरा पदार्थ बना C और C वापस A प्लस B बना ले, मतलब ये अभिक्रिया दोनों तरफ हो रही है, अभिकारक से उत्पाद भी बन रहे हैं और उत्पाद से अभिकारक भी बन रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है उत्क्रमणीय। और इसके लिए हम इस प्रकार का तीर का निशान लगाते हैं, आधा ये वाला और आधा ये वाला। इसका मतलब क्या है कि ए बी मिलकर सी बना रहे हैं और सी टूटकर ए बी बना रहा है, तो ये वाला चिन्ह किसका है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप व दाब को, कि जैसे मानो कोई भी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया के लिए हमें उसको कोई ना कोई तापमान देना पड़ रहा है या दाब लगाना पड़ रहा है, तो उस ताप और दाब को तीर के निशान के हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो अगर हमें NH3 का निर्माण कराना है तो हमें क्या चाहिएगा, हमें तापमान चाहिएगा उसको और उस पर दाब लगाना पड़ेगा। तो ये जो तापमान हमने उसको दिया है और जितना हमने दाब लगाया है, ये हम इस तीर के निशान के ऊपर की तरफ लिखेंगे बच्चों। आगे है कि यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी है। क्षेपी का मतलब क्या होता है कि अभिक्रिया जब हो रही है तब ऊष्मा का निर्माण हो, और ऊष्माशोषी का मतलब कि अभिक्रिया करवाने के लिए हमें उसको ऊष्मा देनी पड़ रही है। हम डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे। तो यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है तो हम उसके साथ में प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और यदि अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है तो हम किसका चिन्ह लगाते हैं बच्चों, माइनस का। यहाँ देखो, यहाँ पे ये अभिक्रिया हुई, N2 की अभिक्रिया H2 से करवाने पे NH3 बना, तो जब इसका निर्माण होगा ना बच्चों तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ऊष्मा निकलेगी। तो ऊष्मा कितनी निकल रही है, 10.5, तो निकल रही है ना, तो हमने यहाँ देखो प्लस लगाया है। यहाँ पे देखो हमने N2 की अभिक्रिया O2 से करवाई और बना NO2, तो जब ये अभिक्रिया होगी तब हमें इसको ऊष्मा देनी पड़ेगी, तभी ये अभिक्रिया पूरी होगी। तो इसको हमने ऊष्मा दी है कितनी, 21.6 किलो कैलोरी, तो हमने किसका चिन्ह लगाया बच्चों, माइनस का। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये हो गई ऊष्माशोषी। क्लियर है। आगे है कि अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरकों को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। यहाँ देखो ये एथीन है, एथीन क्यों हमें एथेन में बदलना है तो हमें निकल नाम का उत्प्रेरक काम में लेना पड़ेगा। अब उत्प्रेरक क्या है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस निकल को हमने देखो कहाँ लिखा है, तीर के निशान के ऊपर, मतलब उत्प्रेरक को हम कहाँ लिखेंगे, तीर के निशान के ऊपर।
तापमान उसको किसके ऊपर लिखेंगे, तीर के ऊपर। हमने जो दाब लगाया है उसको कहाँ लिखेंगे, तीर के निशान के ऊपर। आगे है कि जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित कैसे होता है, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब बात आती है कि रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या क्या है, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण। तो पहली बात तो ये बच्चों कि जो रासायनिक समीकरण है उससे हमें क्रियाकारकों और उत्पादों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। कौन कौन से अभिकारक काम में लिए हैं और कौन कौन से उत्पादों का निर्माण हुआ है, या उनके अंदर अणुओं की संख्या कितनी है, उसका द्रव्यमान कितना है। ठीक है, दूसरी बात, हमें उन पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं की जानकारी मिल जाती है, क्योंकि हमने ब्रैकेट के अंदर उसकी भौतिक अवस्थाएं लिखी थी ना, कि सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वा है, क्या है। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक जितनी भी परिस्थितियां हैं, मतलब हम उसे कितना ताप दे, कितना दाब दे, हमने कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया है, ये सब हम तीर के निशान के ऊपर लिखे थे ना, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में लिखे हैं। तो हमें ये जानकारी मिल जाती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कितना तापमान चाहिए या कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया है, ये सब हमें जानकारी मिल जाती है। तो ये पॉइंट भी क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कि समीकरण से हमें अभिक्रिया की ये जानकारी मिल जाती है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है, अभिक्रिया को हमने पूरा करने के लिए ऊष्मा दी है या अभिक्रिया पूरी होने के बाद ऊष्मा निकल रही है। तो ये जानकारी भी हमें रासायनिक समीकरण से मिल जाती है। तो ये पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट है समीकरण अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता, मतलब हमें यह भी पता चल जाता है कि अभिकारक से उत्पाद बन रहे हैं तो क्या वापस उत्पाद से अभिकारक बन रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो हमने ऐसे वाला तीर का निशान लगाया था ना, तो ये जानकारी भी हमें रासायनिक समीकरण से बच्चों मिल जाती है। लेकिन रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं भी है, मतलब वो हमें क्या क्या नहीं बता सकती। तो पहली बात कि अभिक्रिया कब पूर्ण हो रही है, इसकी जानकारी हमें नहीं बता सकता, कि कितना टाइम लगा, कब अभिक्रिया पूरी हुई, ये रासायनिक समीकरण नहीं बता सकता। दूसरा नहीं बता सकता क्या, कि क्रियाकारक व उत्पादों की सांद्रता कैसी है, सांद्रता के बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं बता सकता है। तो बच्चों ये वीडियो हमारा यहाँ फिनिश कर रहे हैं हम, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।